बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी युक्तियों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अपने 3 मेन जो टॉपिक थे बुक के अंदर, बायोसेंसर, बायोचिप एंड बायोफिल्म, उनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। एंड जो बायोटेक्नोलॉजी, जो इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल था, जो मतलब उसके संस्थान थे, उनके बारे में पढ़ा था। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग, यूजेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी की जो युक्तियां बताई थी, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। फर्स्ट जो है प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड नेक्स्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एनिमल्स, एंड उसके बाद में आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो थी अपनी युक्तियां थी किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। इन सब के अलावा भी काफी यूजेस होते हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब पादप ऊतक संवर्धन, इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद में जो चैप्टर है प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके ऊपर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में आता है जंतु ऊतक संवर्धन, उसके बाद में आता है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। ओके, अब आता है एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग, जंतु आनुवांशिक अभियांत्रिकी। प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का उत्पादन, एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का उत्पादन। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एनिमल्स का मतलब जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण, जंतु में भ्रूण स्थानांतरण। एंड अपना नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अपन जो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके उस जो चैप्टर में हम इसके ऊपर डिटेल से स्टडी करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसके ऊपर से मतलब क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट पार्ट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, एंड डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, ये जितने भी हैं ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की युक्तियां हैं। ओके, एंड अगर अपन बात करें ये सारी की सारी युक्तियां किसकी हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मतलब आधुनिक जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो युक्तियां हैं ये है। क्योंकि मैंने आपको जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी है ये 2 टाइप की होती है, परंपरागत और आधुनिक। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो खाद्य पदार्थों के किरण से रिलेटेड है, लेकिन जब अपन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आधुनिक जो बायोटेक्नोलॉजी है वो है जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने को मिलते हैं लेबोरेटरी में। एंड क्या होता है कि ज्यादा खर्चीली होती है, इसकी प्रोसेस होती है वो ज्यादा खर्चीली होती है। ओके, इसके अलावा मेनली अगर हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का किस किस जगह पे उपयोग होता है, अगर डिटेल से अपने इस चीज को पढ़ें तो मेनली 4-5 जो एरिया जो फील्ड है वहां पे इसका जो है ज्यादा यूज होता है। अगर
मेन एरियाज कौन से हैं? फर्स्ट अगर अपन बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल एरिया, सेकंड आता है कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एंड थर्ड आता है व्यापारिक या औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, व्यापारिक या औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें नेक्स्ट जो है पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण जो क्षेत्र है वहां पे, तो मतलब मेडिकल एरिया में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल एरिया में एंड एनवायरमेंट एरिया जो है यहाँ पे इसका बैन जो है वो यूज किया जाता है। बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आज मेडिकल एरिया जो है ना वहाँ पे क्या किया जा रहा है, विभिन्न टाइप की वैक्सीन, टीके, हार्मोन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, विभिन्न रोगों की जो दवाई है उनका जीन थेरेपी वगैरह सारे के सारे मेडिकल जो एरिया है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए क्या किया जा रहा है, अलग अलग टाइप के टीके बनाए जा रहे हैं, वैक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बात करें अपन एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है उसका श्रावण होता है अग्नाशय ग्रंथि की लेकर हंस द्वीप कोशिकाएं इसका सीक्रेशन करती हैं। जो अपने अग्नाशय ग्लैंड जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसकी लेकर हंस द्वीप कोशिकाएं क्या करती है, इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। और ये जो इंसुलिन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है, ग्लूकोज ब्लड में कितना ग्लूकोज उसको कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन का मेन वर्क अपन देखें तो ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है अपने ब्लड में। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं रहेगा बॉडी में, तो हमें डिसीज हो जाएगी, हम मधुमेह के रोग ये ग्रसित हो जाएंगे। तो अगर अपन बात करें जिस टाइम बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं थी, बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा विकास नहीं है, उस टाइम क्या था कि जो सुअर और गाय होते थे ना उनके अग्नाशय ग्रंथि से इस इंसुलिन हार्मोन को क्या किया जाता था, प्राप्त किया जाता था। तो उस टाइम सिर्फ मैन ये वही एक उपाय था। लेकिन जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो कृत्रिम रूप से क्या किया गया, इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया लेबोरेटरी के अंदर। उस इंसुलिन को अपन क्या बोलते हैं, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया उसको अपन होमोलिन बोलते हैं। ये सेम टू सेम इंसुलिन ही होता है लेकिन इसको होमोलिन नाम दिया गया है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया था। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। और भी काफी सारा मतलब काफी ज्यादा वैक्सीन का फॉर्मेशन मेडिकल लाइन में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो इसका चिकित्सा क्षेत्र में इसके यूजेस हो गए। जीन थेरेपी भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, आणविक निदान भी आता है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये एक कॉलोनी प्रतिरक्षी जो होते हैं इनका उत्पादन भी होता है। तो ये भी इसका एक मेन फंक्शन जो मेन वर्क हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, एक कॉलोनी प्रतिरक्षी को उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब बात करें अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का मेन वर्क अगर मेन फंक्शन अपन देखें तो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अधिक अच्छी और उन्नत किस्म की फसलों का विकास हो रहा है। मतलब कि जैसे कि सागनाशी मतलब अगर कई बार क्या होता है कि हम खेतों में जब फसल उगाते हैं तो फसल के साथ में कई प्रकार की अवांछनीय मतलब सांप भी उग जाते हैं, खरपतवार घास उग जाता है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और अगर बात करें कीटनाशी फसलों का विकास जो है वो उन्नत फसलों का विकास किया जा रहा है, जिसमें मैन अगर अपन बात करें बीटी कॉटन, बीटी कपास का नाम सुनने को मिलता है काफी बार और ये अपने सिलेबस में भी है। 3-4 जो चैप्टर है आपने उस जगह पे डिस्कस किया गया है बीटी कपास का। तो अगर ये बीटी कपास होता क्या है अगर हम देखें तो एक जीवाणु होता है जो सूक्ष्म जीव है बेसिलस थुरिंजिएसिस। ओके, बेसिलस थुरिंजिएसिस। इस बेसिलस थुरिंजिएसिस में क्या पाया जाता है, एक क्राइजीन पाया जाता है। ओके, क्राइजीन पाया जाता है। इस क्राइजीन का मेन फंक्शन क्या है, क्राई प्रोटीन का सीक्रेशन करता है। ओके, ये क्राइजीन क्राई प्रोटीन का सीक्रेशन करेगा। और इस क्राई प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, इस क्राई प्रोटीन का मेन फंक्शन ये है कि कीटों की आहार नाल में जाकर
उनको क्या कर देता है, उनको खत्म कर देता है, वहां पे इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि कीट मर जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अब क्या किया गया, बेसिलस तुरिनजिसिस के इस क्राई जीन को निकालकर मतलब फसलों की उन्नत किस्म में का विकास किया गया। अब क्या है कि अगर कीटों का अगर संक्रमण होगा भी उस फसल के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली क्राई जीन के द्वारा क्राई प्रोटीन का सिक्रेशन करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, उनके आहार नाल को जाके इफेक्ट करेगा और वो कीट है खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको बीटी कपास भी बोला जाता है या फिर इसको किलर कॉटन भी बोलते हैं, किलर कॉटन भी इसको बोला जाता है एंड बीटी कपास। इसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखें तो काफी ज्यादा उन्नत फसलों का विकास होता है, जैसे फ्लेवर सावर, गोल्डन राइस, सुपर पोटैटो। ये अगर फ्लेवर सावर की बात करें, फ्लेवर सावर तो ये टमाटर की उन्नत किस्म होती है। ओके, टमाटर की उन्नत किस्म होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टमाटर जो है वो जल्दी खराब नहीं होता, इसकी फल की जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे जीनों का ट्रांसफर किया गया है, जो ये टमाटर की जो भित्ति उसमें पीजी एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, और जो पीजी एंजाइम जो होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, वो क्या करता है, टमाटर को जल्दी गला देता है। अगर उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा तो क्या होगा, टमाटर लंबे समय तक खराब नहीं होगा। फ्लेवर सावर। एक आता है सुपर पोटैटो, ये जो है ये आलू की उन्नत किस्म होती है। सुपर पोटैटो जो है ये आलू की उन्नत किस्म है। एक आता है गोल्डन राइस, ये चावल की उन्नत किस्म होती है। ठीक है, फ्लेवर सावर, सुपर पोटैटो, गोल्डन राइस, बीटी कपास, ऐसी जो है ये किस्म विकसित की गई है, जिसके कारण क्या हुआ है, खेती में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इससे काफी अच्छा मुनाफा अपने को मिल पाता है, काफी ज्यादा अच्छी फसलें अपने को मिल पाती है। और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी विकसित किए जा रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, बाहर से अपन कोई जीन ऐड कर देते हैं ना, बाहर से किसी प्लांट के अंदर कोई जीन ऐड कर दिया जाता है तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट, यही प्रोसेस एनिमल्स में होते हैं, बाहर से कोई जीन उनके अंदर ऐड किया जाता है तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो लवणता प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, अम्लीयता प्रतिरोधी फसलों का विकास किया गया है। अगर सूखा प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी फसलों का विकास करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर जो अपनी कृषि है, जो अपने फसल की बुआई कर रखी है, वो सूखे के प्रति अगर सहनशील होगी, सूखा प्रतिरोधी होगी तो क्या होगा, उसको पानी कम मात्रा में भी अवेलेबल होगा ना तो वो जल्दी से खराब नहीं होगी फसल। अगर उसको ज्यादा मात्रा में लवण मिल रहे हैं तो वो लवण के प्रति सहनशील है तो उस वजह से भी फसल खराब नहीं होगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज यही है कि शाकनाशी, कीटनाशी, लवणता प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जा रहा है। अगर अपन व्यापारिक क्षेत्र में इसको देखें, व्यापारिक क्षेत्र में इसको देखें तो इसके द्वारा क्या विकसित किए जा रहे हैं, काफी ज्यादा हार्मोन्स, ग्लिसरॉल, एसीटोन, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र काफी डेवलप हो रहा है। अगर पर्यावरण के क्षेत्र में अपन इसको देखें, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कम किया जा रहा है। मैंने इस चीज का डिस्कस अपन ने जब प्रीवियस वीडियो में बायोसेंसर के बारे में पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था। जो पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो बेहतर तरीके के इंस्ट्रूमेंट है उनको बनाकर। उसके बाद में एक चीज आती है जंतुओं में भी, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है जंतुओं में भी इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। जंतुओं में भी जो जैसे अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फिर किसकी भी बात करें, जंतुओं में अगर मैं चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जंतुओं में किस टाइम, एनिमल्स में किस टाइम ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके यूजेस अगर देखें तो शायद अगर फर्स्ट टाइम 5 जुलाई को इयान विल्मुट जो था उसने सबसे पहले एक क्लोन तैयार किया था, किसका, एनिमल्स का। और वो एनिमल्स कौन सी थी, सिर्फ भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था इयान विल्मुट के द्वारा 5 जुलाई को 1996 में भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। उसमें अगर अपन देखें तो क्लोन कैसे तैयार किया गया था, जो भेड़ थी ना उसका नाम था डोली भेड़। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, आपने सुना भी होगा। ये जो डोली भेड़ थी ये 3 माताओं की एक संतान थी। उस टाइम क्या हुआ था कि इयान विल्मुट जो साइंटिस्ट था और उसके सहयोगियों ने 5 जुलाई को 1996 में क्या किया था, एक भेड़ की स्तन कोशिका ली और दूसरी भेड़ की क्या, अनिषेचित अंड कोशिका ली। जो स्तन कोशिका थी ना उसका क्या किया, इयान विल्मुट ने उसका केंद्रक बाहर निकाल दिया। इस कोशिका का केंद्रक जो था वो इयान विल्मुट ने बाहर निकाल दिया।
ये अपने पास अनिषेचित अंड कोशिका है, और ये अपने पास स्तन कोशिका है। इस स्तन कोशिका का केंद्रक जो था वो यान मिलूट ने बाहर निकाल लिया था, और अनिषेचित अंड कोशिका का भी क्या किया गया, केंद्रक बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में क्या किया गया, जो भेड़ की स्तन कोशिका का केंद्रक था ना, वो अनिषेचित अंड कोशिका जो भेड़ थी उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ठीक है, अब मतलब दोनों ही भेड़ों के जो जेनेटिक मटेरियल इसमें आ चुके हैं, क्योंकि इसका कोशिका द्रव्य जो था वो अनिषेचित अंड कोशिका का हो गया और स्तन कोशिका का इसके अंदर केंद्रक आ गया। तो ये दोनों चीज जो थी इनको संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया गया। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि हम जानते हैं संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया गया, तो एक प्रोसेस आती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, मतलब सेल जो है वो डिवाइड होने लगी। ब्लास्टुला जो है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ और सेल डिवाइड होने लगी। ब्लास्टुला में जानते हैं मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, जो डेवलपमेंट की फेजेस आते हैं जब अपन किसी भी जीव की जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं उसमें आते हैं मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, कैसे किसी मतलब जीव का पूर्ण जीवन जो है वो कैसे विकसित होता है। तो ये जो ब्लास्टुला था ना, इस ब्लास्टुला का क्या किया गया, एक तीसरी भेड़ ली गई, जो भेड़ ली गई उसको क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। उस सेरोगेट मदर के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। उस सेरोगेट भेड़ के अंदर इसको जब ट्रांसप्लांट किया गया था तो उससे जो बच्चे विकसित हुए थे, जो जिन बच्चों का विकास हुआ था, जिस भेड़ का निर्माण हुआ उसको डोली भेड़ नाम दिया गया, डोली भेड़। तो ये 3 माताओं की कैसी संतान थी, जो हमने पहले 2 भेड़ ली, एक भेड़ की स्तन कोशिका से उसका केंद्रक अलग किया, फिर अपने दूसरी भेड़ ली, उसकी अनिषेचित अंड कोशिका ली, फिर उसका केंद्रक बाहर निकाल दिया। अब स्तन कोशिका का केंद्रक और अनिषेचित अंड कोशिका का कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दिया। डोली नाम जो था वो इसको वहां की एक सिंगर थी उसके नाम पर दिया गया था। ठीक है, ये इसका किसने, अगर हम बात करें इसके यूजेस बायोटेक्नोलॉजी के, तो जंतु के क्लोन तैयार किए गए थे। जिस टाइम ये क्लोन तैयार किए गए थे उस टाइम लगभग 1 साल तक इस बात को गुप्त रखा गया था। 1 साल तक इस बात को गुप्त रखा गया था, क्योंकि साइंटिस्ट इस बात को नहीं चाहते थे। 3 फरवरी 1997 में इस बात को फिर बताया गया था कि भी भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। उसके बाद में शायद 6 से 7 साल के बाद में भेड़ की डेथ हो गई थी, क्योंकि इसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस पढ़ लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपन इसके यूजेस पढ़ लिए, और ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल एरिया में पढ़ लिए, एंड एनवायरमेंट एरियाज में इसके अपने बेनिफिट पढ़े हैं। एनिमल्स की क्लोनिंग कैसे होती है वो अपन ने पढ़ा है। तो ये हो गए बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस। तो अपना जो 4th यूनिट है, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें यही दिखाया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी, और इसकी युक्तियों के बारे में भी, और इसके यूजेस के बारे में भी। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें अपन पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अपन अब नेक्स्ट जो चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे।